हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो आज का जो हमारा सेशन यहाँ पर होने वाला है वो संबंधित है यहाँ पर कंप्यूटर के पर्सन से। और हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं या डिटेल में बात की है, तो यही प्रयास किया है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर कवर कर सकें। आपका जो कनिष्ठ सहायक वाला एग्ज़ाम है वो 5 मार्च में है, यानी कल वो एग्ज़ाम है आपका। और आपकी तैयारी अंतिम चरण पर यहाँ पर पहुँच चुकी होगी। और यही प्रयास है कि आप उस परीक्षा में सफल हों। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि कैड यानी CAD का क्या तात्पर्य है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैड के बारे में, तो कैड क्या है? कैड है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर बी। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर ये जो इसका यूज़ किया जाता है वो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में किसी भी प्रोग्राम को या कोई भी ऐसा जो आपका वर्क है उसको डिज़ाइन करने के लिए कैड का हम यूज़ करते हैं। ये तो ग्राफिक्स में इसका यूज़ किया जाता है या फिर एनिमेशन वगैरह में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग को हम क्या बोलते हैं। तो शासन के लिए जो कंप्यूटर का वर्ड है वो यहाँ पर संबंधित है हमारे ई गवर्नेंस से। ई गवर्नेंस जो संबंधित है वो हमारे शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग के रूप में इसको हम देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जितनी भी गवर्नेंस की पॉलिसी है उसको कंप्यूटर के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना, आम जनता तक पहुंचाना ही क्या है यहाँ पर हमारा ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस से क्या होता है कि कोई भी काम करने में एक तो आपकी जो स्पीड है वो भी इम्प्रूव होती है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जैसे अगर हम देखते हैं कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसके लिए क्या है, पहले आपको CSC सेंटर जाना पड़ेगा और वहाँ से आपके जो है मैक्सिमम जो है वो 15 डेज़ का यहाँ पर टाइम लेते हैं। और 15 डेज़ के बाद आप जो है आपका यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन ये जो 15 डेज़ का टाइम है ये केवल वहाँ पर है, लेकिन मैक्स अगर हम बात करते हैं 7 to 8 डेज़ में आपके पास यहाँ पर पहुँच जाता है। तो जितना भी ये कार्य है उनकी पॉलिसीज़ का, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं ई गवर्नेंस। चाहे तो वो आपका आधार से संबंधित, आधार कार्ड से संबंधित कोई काम हो, या कोई भी ऐसी पॉलिसी है जिसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरनेट के माध्यम से फिल करने की बात की है, तो वो सभी जितना प्रोसेस है यहाँ पर वो ई गवर्नेंस के तौर पर हम देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मल्टीमीडिया के बारे में, तो मल्टीमीडिया का जो आजकल चलन है वो काफ़ी यहाँ पर जो है नॉर्मल सा दिखाई पड़ता है। अगर हम इन दो शब्दों की बात करते हैं, मल्टी और मीडिया, मल्टी का जहाँ पर जो सामान्य अर्थ है वो है यहाँ पर विविध या अधिक, और मीडिया का जो मतलब है वो है यहाँ पर माध्यम। इसका जो अर्थ हुआ यहाँ पर कि एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार की जानकारी को यहाँ पर किसी भी एक माध्यम तक पहुँचा सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, चाहे वो आपका टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो आपके जो है ऑडियो मैसेज हो, ऑडियो ग्राफिक्स हो, एनिमेशन हो, वीडियो हो, आपकी कोई आवाज़ है, साउंड है, या कोई भी आपकी जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स फाइल हैं, तो वो सबको पहुंचाना ही मल्टीमीडिया होगा। तो इस हिसाब से सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूज़िक और आवाज़। तो सही आंसर यहाँ पर इसका बी, इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं। तो जब आपका जो कंप्यूटर है वो एक से अधिक उपयोग की क्षमता को यहाँ पर काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। तो मल्टीटास्किंग क्या है? जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दो या दो से अधिक जो आपके प्रोग्राम हैं उनको एक साथ ही यहाँ पर रन करता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका जो स्मार्टफोन है वो भी एक तरीके से मल्टीटास्किंग है। आप अपने फ़ोन में यहाँ पर कोई भी साउंड प्ले करके और किसी को भी जो है टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं आपके व्हाट्सअप या आपका किसी भी अदर जो आपका प्लेटफॉर्म है उस पर। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ठीक
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। देखो, किसी भी अगर आपके पास आपको किसी को मेल करना है तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, और वो क्या है यहाँ पर, वो है प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई भी ईमेल आईडी, जैसे अगर हम बात करते हैं इन अकेडमी, जैसे अगर हम इसको यूज़ करते हैं इन अकेडमी डॉट 1@gmail.com, तो ये जो है, ये तो यहाँ पर क्या है, आपका प्रयोगकर्ता का नाम है, और ये क्या है यहाँ पर, ये आपका डोमेन का नाम है। तो ये दोनों ही चीज़ आपके लिए यहाँ पर होनी चाहिए, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या है। देखो, कमांड्स को ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको समझने से पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा सीपीयू है वो कंप्यूटर का यहाँ पर मेन भाग है, और वही जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसका जो है विश्लेषण करता है। तो अगर हम बात करते हैं, जो हमारी सीपीयू है, सीपीयू की जो पूरी सिस्टम कार्यप्रणाली है वो 4 भागों में यहाँ पर हमने डिवाइड की हुई है, और ये चारों ही हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में है, और उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पिच के बारे में। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है यहाँ पर डिकोडिंग के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग के बारे में, और यहाँ पर जो लास्ट हमारे पास वो है यहाँ पर स्टोर। तो सीपीयू की ये 4 कार्य प्रणाली हैं जो यहाँ पर डिवाइड की हुई हैं 4 भागों में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फेच के बारे में। जो आपका फेजिंग है, फेजिंग क्या करता है, आपके पास मेमोरी से सूचनाओं और जो भी आपके डायरेक्शन हैं उसको प्राप्त करने का काम करता है। मान लिया मेमोरी से यहाँ पर आपने कुछ भी आपके कंप्यूटर में कुछ सर्च किया, तो सबसे पहले उसका ये काम है कि वो मेमोरी से सूचनाओं और निर्देशों को प्राप्त करने का काम करेगा। यहाँ से जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। अब क्या होगा, क्योंकि जब कोई भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सेव करता है डाटा के फॉर्म में, तो वो खुद की यानी मशीनी लैंग्वेज पर यहाँ पर स्टोर करता है। अब जब ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को एक ऐसी भाषा में कन्वर्ट करना ताकि आप उसे सही तरीके से यहाँ पर समझ सकें, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं यहाँ पर डिकोडिंग। यानी सूचनाओं यानी आदेशों को आपकी खुद की भाषा में यहाँ पर जो है उनको डिकोड करना, यह कंप्यूटर जिसको कंप्यूटर समझ सके, यह जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर डिकोडिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग का ये अर्थ है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कार्यान्वित करने की यानी कमांड को ले जाने की प्रक्रिया यहाँ पर कहलाती है एग्जीक्यूटिंग, और लास्ट वाला जो वर्ड है हमारे पास, वहाँ से ये यहाँ पर स्टोर हो जाती है। तो कमांड्स को ले जाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूटिंग है। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। ये चारों प्रक्रियाएं हैं, पहले फिचिंग है, फिर डिकोड है, फिर एग्जीक्यूटिंग है, और फिर स्टोर है। एग्जीक्यूटिंग में इन्फॉर्मेशन को मेमोरी से हम जो है प्राप्त करते हैं, डिकोडिंग में उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जिससे कंप्यूटर समझ सके, और एग्जीक्यूटिंग में उस पूरी प्रक्रिया को, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग, और स्टोर में जो है हम वहाँ पर उसको स्टोर करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो है यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो जो आपकी वर्चुअल मेमोरी का आकार है वो आपकी डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। अगर हम इसको समझने का इस तरीके से समझते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपका परिणाम जो है वो कंप्यूटर में एक मेमोरी के तौर पर यहाँ पर सेव रहता है, ठीक है। और मेमोरी क्या करती है, कंप्यूटर में जो सीपीयू है वो समस्त क्रियाओं को सर्वप्रथम आपकी मेमोरी में स्टोर करता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क और रैम मेमोरी के मध्य से सूचनाओं का आदान प्रदान यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से ही करता है। और वर्चुअल मेमोरी का जो साइज़ डिपेंड होगा वो डिपेंड होगा आपके इस पर, हार्ड डिस्क पर। यानी आपकी हार्ड डिस्क कितनी होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का डिसाइड किया जाता है। यानी एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, आपकी हार्ड डिस्क में ही आपकी वर्चुअल मेमोरी जो है वो यहाँ पर छुपी हुई होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि सिम का स्वरूप
पूरा स्वरूप क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर कि सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेट मॉडल्स, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉडल्स, सही आंसर इसका यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी को परिभाषित यहाँ पर कर सकते हैं हम कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके आंकड़ों को प्राप्त करना, उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर स्टोर करना, उसकी यहाँ पर सिक्योरिटी, उसमें परिवर्तन, उसका आदान प्रदान, अध्ययन, डिज़ाइन, जितने भी कार्य हैं वो नेटवर्क कनेक्टिविटी हार्डवेयर के द्वारा ही यहाँ पर हो सकते हैं। यानी आपके पास जो हार्डवेयर है और कनेक्टिविटी है दोनों ही यहाँ पर होनी चाहिए, तब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपना यूज़ कर सकते हैं। सही आंसर इसका यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। जो यहाँ पर कार में लगा हुआ जो गति मापक यंत्र है वो यहाँ पर एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर होता है। कार में लगा हुआ जो गति मापक यंत्र है ये जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। जो स्पीडोमीटर है, अगर हम बात करते हैं स्पीडोमीटर के बारे में, तो ये एक तरीके का क्या है, आपका एनालॉग कंप्यूटर है जो जितने भी आपके आंकड़े होते हैं उसको क्या करता है, प्रोसेस का यहाँ पर काम करता है। सही आंसर इसका यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे कम समय है वो यहाँ पर होगा हमारी कैश मेमोरी का, यानी कैश मेमोरी का सबसे कम समय यहाँ पर होगा। कैश मेमोरी अपने आप में एक काफ़ी छोटी और बहुत तेज यहाँ पर मेमोरी है, स्मॉल है, लेकिन जो इसकी स्पीड है, इसकी काम करने की जो गति है वो काफ़ी यहाँ पर तेज़ है। हम बात करते हैं अगर जहाँ से सूचनाओं को संग्रहित होती है और सीपीयू को बार बार उसकी आवश्यकता पड़ती है तो सीपीयू क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है और लगातार ही वहाँ से उस सूचना या आदेश को जो है प्राप्त करता रहता है कैश मेमोरी से। रैम की अपेक्षा बात करते हैं तो यहाँ से इसको एक्सेस करना काफ़ी आसान है रैम की अपेक्षा कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी तेज़ गति से कंप्यूटर को यहाँ पर मिलती रहती है। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। निम्न में से कौन सी मेमोरी को सबसे कम एक्सेस समय है। सबसे कम एक्सेस समय यहाँ पर होगा इसकी स्पीड की वजह से, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है तो इसलिए इसको बोलते हैं हम कैश मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि प्रोजेक्ट लून संबंधित है, तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी, यानी वायरलेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित है। असल में अगर हम बात करते हैं जो प्रोजेक्ट लून है वो काफ़ी फेमस हुआ था। ये गूगल का एक जो है वो प्रोजेक्ट था। इसके माध्यम से इसने जो इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में प्रोवाइड की थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये जो प्रोजेक्ट था ये न्यूजीलैंड में जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर गूगल ने शुरू किया था। लून में क्या था कि जहाँ पर टावर नहीं थे वहाँ पर हीलियम भरे हुए जो गुब्बारे थे उनको यहाँ पर यूज़ किया गया था कनेक्टिविटी के लिए। ऐसे ही लगातार काफ़ी लंबे क्षेत्रों तक प्रोजेक्ट लून के ये गुब्बारे आपको दिखाई देते थे और इनमें जो है हीलियम गैस भरी होती थी और ये लगातार जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का यहाँ पर काम करते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका जो यहाँ पर विस्तृत रूप होगा वो होगा यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो उसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर, जो सही आंसर है वो है यहाँ पर डी, सॉरी सी इसका यहाँ पर सही आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो अगर हम बात करते हैं जितने भी किसी भी कंप्यूटर पर आप जो है इंफॉर्मेशन सेव करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक होता है यहाँ पर वेब पेज। अब अगर हम बात करते हैं वेब पेज की तो वेब पेज अलग अलग वेब पेज का एक निश्चित अलग अलग क्या होता है, आपका एड्रेस होता है और इसी एड्रेस को क्या करना, इसी एड्रेस को छोटे रूप में जो है सेव करना, वही यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल। यूआरएल क्या है, एक कोई भी वेब पेज है और प्रत्येक उसका एड्रेस भी होगा और एड्रेस को क्या बोलते हैं हम, यूआरएल स्टोरेज में बोलते हैं। उसको छोटे फॉर्म में ही सेव करना यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो यहाँ पर है कि फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो अगर हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी के बारे में
तो फ्लैश मेमोरी क्या है, ये कंप्यूटर और अन्य जो डिवाइसेस हैं उसमें प्रयुक्त होने वाली क्या है, एक तरीके से मेमोरी है। अगर हम बात करते हैं ये जो मेमोरी है ये एक तरीके से अगर हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि किसी कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई डिजिटल कैमरा उसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह नहीं हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर प्रवाह नहीं हो रहा है, तो वहाँ से जो डाटा है वो आपका यहाँ पर स्टोर ही रहेगा, वो यहाँ पर आपका जो है वो डिलीट नहीं होगा। ऐसी जो फ्लैश मेमोरी है इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास जो है वो क्या है, वो पेन ड्राइव है। आपका डिजिटल कैमरा है, डिजिटल जो भी उत्पाद है वो यहाँ पर उसमें फ्लैश मेमोरी का हम यूज़ करते हैं। जो आपके मेमोरी कार्ड है वो भी एक तरीके से यहाँ पर क्या है, फ्लैश मेमोरी है। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इसका जो है यहाँ पर कौन सही नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं, यह डिजिटल कैमरा लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहला तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका विद्युत जो परास है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +85 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य कर सकती है, बिल्कुल सही है। यह सामान्य यांत्रिकी डिस्क डिवाइस से अत्यधिक सस्ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो हमारी जो अन्य जो डिवाइसेस हैं उससे, तो ये थोड़ा यहाँ पर महंगा ही हमको पड़ता है। यह कम शक्ति का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें काफ़ी कम ही कंज्यूम होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर जो उसका होगा, जिसमें पूछा है कि कौन सा फ्लैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है, तो सही जो है वो यहाँ पर यही नहीं है, सी। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। तो फ्लैश मेमोरी के बारे में इतना हमने जाना कि ये जो है आपकी जो मेमोरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और काफ़ी कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती है, ताकि क्या हो, आपका डाटा जो है वो लगातार ही सेव रहे। जैसे पेन ड्राइव है, आपका जो मेमोरी कार्ड है, वो सब यहाँ पर आपकी फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करें हमने यहाँ पर। तो आशा करते हैं आप जो आपकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सही दिशा में पहुँचाने का हमने काम किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।